नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं घटना चक्र का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए यानी एईडीओ के लिए जो है घटना चक्र जो है ये बुक निकाला है। और घटना चक्र आप जानते ही हैं कि ये बीपीएससी के लिए कितना फेमस है और कितना महत्वपूर्ण है। तो इसका बुक निकाला हुआ है और ये जो है रिवीजन के रूप में दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन है और सामान्य योग्यता है। सामान्य अध्ययन में जो है जीके और जीएस का पार्ट है और सामान्य योग्यता में मैथ और रीजनिंग है। तो इसको भी आप लोगों को जो है देखना चाहिए दोस्तों। और इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है तो बीपीएससी के कंटेंट या घटना चक्र के कंटेंट के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही पतली बुक है और इसको शॉर्ट तरीका से जो है आप क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। जैसे दिया है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान, बिहार बजट 2025-26, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, प्रमुख महोत्सव और मेले। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको भारतीय इतिहास का जो है हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास जो देखेंगे और वो लगभग आपको 30 से 45 मिनट का आपको होगा। बहुत शॉर्ट में ही आपको लगभग लगेगा कि हम जो है पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिए। तो आइए हम लोग इस बुक को भी स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो आप जो है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक है। जो भी पढ़िए तो उसका जो है आप सामग्री उपलब्ध रहे कि आप जो है 2-3 बार रिवीजन कर सकें। और जो भी पढ़िए उसका ज़रूर आप जो है 3 बार रिवीजन करिएगा दोस्तों, तो आपको फ़ायदा रहेगा और लंबे टाइम तक जो है याद रहेगा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भारत में यहाँ पे आपको दिया है पाषाण काल एवं संध्य सभ्यता। प्राचीन भारत में जो है आपको पाषाण काल एवं संध्य सभ्यता के बारे में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था और ये 66 बीपीएससी में आया हुआ है, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। 44वें बीपीएससी में आया हुआ है। तो हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर दिया हुआ है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपण जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपण जो है सतलज नदी के किनारे। लोथल भोगवा या भोगाओ नदी, लोथल भोगवा या भोगवा नदी के किनारे। सतका कोहा सादी कौर के किनारे, सतका कोहा जो है सादी कौर के किनारे। रंगपुर भादर या मादर नदी के किनारे, रंगपुर भादर या मादर नदी के किनारे। कुणाल जो है सरस्वती नदी के किनारे, कुणाल जो है सरस्वती नदी के किनारे। बनावली सरस्वती नदी के किनारे। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। भगवानपुरा, तो ये भगवानपुरा का आप लोग नाम पहली बार सुन रहे होंगे और ये कुणाल का नाम सुन रहे होंगे। तो यही जो है आपको घटना चक्र का कुछ चीज़ें जो है उठा के लाता है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे शब्द पे ध्यान दे देंगे। उसके बाद जो है अमारी जो है सिंधु नदी के किनारे, अमारी जो है सिंधु नदी के किनारे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। सुतका गेंडोर दशक नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दशक नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। कोर्तजी सिंधु नदी के किनारे, कोर्तजी सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं चुनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चुनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे। दैमाबाद प्रवारा नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवारा नदी के किनारे। राखीगढ़ घग्गर नदी के किनारे, राखीगढ़ घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं
सिंधु सभ्यता संबंधित है तो अग ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है अग ऐतिहासिक युग से, और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, कांस्य युग भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था तो लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर रंग का उपयोग हुआ था तो लाल रंग का। इस हड़प्पाई नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं तो कालीबंगा से। इस हड़प्पाई नगर में जूते हुए खेत का निशान मिले हैं तो कालीबंगा से। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है तो आपको लोथल जो है गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। लोथल जो है गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था तो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था, लोथल था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्थानकर्ता एवं वर्तमान स्थिति दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। तो हड़प्पा का खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे एवं मधो स्वरूप वत्स से। 1921 में जो है दयाराम साहनी थे, ध्यान रखेंगे, और 1926 और 27 में मधो स्वरूप वत्स थे, ठीक है। और हड़प्पा जो है पड़ता है आपको साहिवाल जनपद पाकिस्तान में, साहिवाल जनपद पाकिस्तान में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, रखलदास बनर्जी ने खोज किया 1922 में, और लरकाना जनपद पाकिस्तान में, लरकाना जनपद पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी 1922, तो यहाँ तक तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चुनहु दड़ो का जो खोज करता है NG मजुमदार है 1931 में, और सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चुनहु दड़ो NG मजुमदार 1931। कालीबंगा बीबी लाल एवं BK थापर 1961 से 69, हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगा बीबी लाल एवं BK थापर 1961 से 69, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कोटजी फजल अहमद खान 1957 से 58 में, खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कोटजी फजल अहमद खान। रंगपुरा MS वत्स 1934 से 35, रंगपुर MS वत्स 1934 से 35। रोपण यज्ञदत्त शर्मा 1935 से 55। लोथल SR राव, लोथल का खोजकर्ता कौन है याद रखिएगा, SR राव है 1954 से 55, और ये अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल SR राव 1954 से 55, अहमदाबाद गुजरात। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सुतका गेंडोर, ये जो है RL स्टाइन जॉर्ज डेल्स ने, और 1927 से 62 में पाकिस्तान में मकराना समुद्र तट पर है। सुतका गेंडोर जो है पाकिस्तान में मकराना समुद्र तट पे है। उसके बाद बनावली है तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 से 77, फतेहाबाद हरियाणा में है। धौलावीर याद रखिएगा JP जोशी 1967 से 68, धौलावीर JP जोशी 1967 से 68, और एक कच्छ है गुजरात में, कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो बनावली कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो बनावली और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हाथी बैल घोड़ा, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये BPSC नहीं दिया था तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो है इसमें भी जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित नहीं थे तो BA स्मिथ उसमें जो ऑप्शन में उस पेपर में दिया था तो वही उठा करके दे दिया है, तो ध्यान रखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है खोजकर्ता अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। कच्चा माल है एक तरफ स्थल है, तांबा
तो खेताड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान और ओमान से। तांबा खेताड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान और ओमान से। लाजवर्द बदखासा अफगानिस्तान से, लाजवर्द बदखासा अफगानिस्तान से। टीन ईरान अफगानिस्तान से, टीन ईरान और अफगानिस्तान से। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर की खानों से और अफगानिस्तान एवं ईरान से। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर के खानों से और अफगानिस्तान और ईरान से। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है सीसा। सीसा जो है अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर राजस्थान से। सीसा जो है अफगानिस्तान, ईरान और अजमेर राजस्थान से। शिलाजीत हिमालय से, शिलाजीत हिमालय से। गोमेद जो है गुजरात से, गोमेद गुजरात से। नेक्स्ट दिया हुआ है नवपाषाणकालीन स्थल एवं संबंधित स्थान। नवपाषाणकालीन स्थल और स्थान के बारे में दिया है। उतनूर, उतनूर ध्यान रखिएगा तेलंगाना में, उतनूर तेलंगाना में। चिरांद बिहार में, चिरांद बिहार में। गुफ क्राल जो है कश्मीर में, गुफ क्राल कश्मीर में। पायमपल्ली जो है तमिलनाडु में, पायमपल्ली तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। और भीमबेटका स्थल जो है, भीमबेटका स्थल रायसेन मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका स्थल रायसेन मध्य प्रदेश में, और ये 47 बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है दोस्तों, और आप देख ही रहे हैं कंटेंट भी बहुत अच्छा है, तो इसको रिवीजन ज़रूर 3 बार करिएगा। आपको पीडीएफ मैं ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट है कारण है और यहाँ विद्वान है। तो जलवायु परिवर्तन, तो आर.एल. स्टाइन और ए.एन. घोष। जलवायु परिवर्तन आर.एल. स्टाइन, ए.एन. घोष। भूतात्विक परिवर्तन, ये बोला था आपको कि सिंधु सभ्यता का जो है पतन का कारण भूतात्विक परिवर्तन था, और एम.आर. साहनी ने कहा था। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी ने कहा था। प्राकृतिक आपदा के.यू.आर. कैनेडी ने कहा था। प्राकृतिक आपदा के.यू.आर. कैनेडी ने कहा था। बाढ़ मैके एम मार्शल ने कहा था। बाढ़ मैके एम मार्शल ने कहा था। आर्यों का आक्रमण, ये कहा था आपको गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा था। पर्यावरण परिवर्तन, ये कहा था आपको एम दिमित्रोव। पर्यावरण परिवर्तन एम दिमित्रोव ने कहा था। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगा जो लूसेंट में नहीं दिखता है, तो ऐसे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो है 64 बीपीएससी में पूछा भी हुआ है। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो ध्यान रखेंगे कितने वर्षों का जो है वर्षा नहीं हो रहा था, उसके कारण सिंधु घाटी का पतन हो गया था। तो 900 वर्ष जो है वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में बारिश नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे 900 वर्ष। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था तो मगध। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था तो मगध कहा जाता था। 168 बीपीएससी में आया हुआ है। वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में है। क्रम संख्या वेद, उपवेद और पुरोहित। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का उपवेद है आपको आयुर्वेद और पुरोहित को होता कहा जाता था। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और होता है। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है और इसके पुरोहित को अथर्ववेद कहा जाता था। सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद कहा जाता था और इसके जो है पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के जो है गंधर्व उपवेद गंधर्ववेद है और उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के उपवेद अर्थशास्त्र है और इसको पुरोहित को जो है ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, और अर्थशास्त्र या शिल्पवेद या स्थापत्य वेद भी कहा जाता है। शिल्पवेद या स्थापत्य वेद भी अथर्ववेद को वेद को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऋषि शौनक के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत
के अनुसार जो है यह अथर्ववेद का उपवेद है। ध्यान रखें कि सुश्रुत के अनुसार जो है यह अथर्ववेद का उपवेद है। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियों का अर्थ। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियों का अर्थ शब्द है और अर्थ है अघन्य वध न करने योग्य अर्थात गाय। अघन्य वध न करने योग्य अर्थात गाय। दुहिता दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। दुहिता दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा जूते हुए खेत। उर्वरा जूते हुए खेत कहा जाता था। लांगल हाल को कहा जाता था। लांगल हाल को कहा जाता था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपको एव जो है जौ को कहा जाता था। एव जौ को कहा जाता था। और गोधूम जो है गेहूं को कहा जाता था। गोधूम गेहूं को कहा जाता था। और हरिणी या स्वर्ण जो है सोना को कहा जाता था। हरिणी या स्वर्ण जो है सोना को कहा जाता था। करिस जो है गोबर की खाद को कहा जाता था। करिस जो है गोबर की खाद को कहा जाता था। और बैकनाट जो है ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग को कहा जाता था। बैकनाट जो है ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग को कहा जाता था। और तंदुल जो है चावल को कहा जाता था। तंदुल जो है चावल को कहा जाता था। और ब्रीही जो है धान को कहा जाता था। ब्रीही जो है ध्यान रखिएगा धान को कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है तो सोम और इसे पे पर नामकृत देवता को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पे पर नामकृत देवता को। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में इंद्र मित्र वरुण नसत्य आदि वैदिक देवताओं का नामों उल्लेख प्राप्त होता है। और ध्यान रखेंगे बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख इंद्र मित्र वरुण और नसत्य आदि वैदिक देवताओं का नामों उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो पुरोषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है पारूषणी या रावी नदी ध्यान रखेंगे को कहा जाता है, वर्तमान रावी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन प्रमुख संहिताएं। वेद दिया है, ब्राह्मण दिया है, आरण्यक दिया है और उपनिषद दिया है। ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय या कौशितकी। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद का ऐत्रेय या कौशितकी और आरण्य, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखिएगा आरण्यक जो है इसका है ऐत्रेय या कौशितकी, ठीक है। आरण्यक में भी याद रखिएगा ऐत्रेय या कौशितकी। और उपनिषद ऋग्वेद का याद रखिएगा ऐत्रेय या कौशितकी। यानी तीनों चीज़ में जो है ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद तीनों में एक ही सेम नाम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तांडे या जैमिनी। सामवेद का जो है तांडे या जैमिनी और आरण्यक है जैमिनी और छंदोग्य है। और उपनिषद में जो है छंदोग्य है जो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन जो है आपको जैमिनी दिया हुआ है। उसके बाद यजुर्वेद में जो है तैत्तिरीय है और शतपथ जो है सबसे बड़ा है ये, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में जो है शतपथ सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है तैत्तिरीय है, उसके बाद बृहदारण्यक है, उसके बाद कठोपनिषद है। अथर्ववेद में जो है ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और उसके बाद उपनिषद जो है मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद है और सबसे छोटा है। मुंडकोपनिषद जो है सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा अथर्ववेद में। तो मुंडकोपनिषद आता है आपको सत्यमेव जयते जो लिखा गया था यहीं से। ऋग्वेद कालीन नदियाँ के बारे में दिया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुंभ को जो है कुरम, और बितिस्ता को झेलम, बितिस्ता झेलम। पुरोषणी रावी, विपाशा ब्यास, द्विशदती जो है घग्गर नदी और सुवस्तु जो है स्वात नदी। उसके बाद जो है
इम्पोर्टेंट इसमें आप ध्यान रखिएगा, वित्तीस्ता हो जाएगा, पुरुषणी हो जाएगा आपको, उसके बाद जो है दृश्य ध्वति हो जाएगी, उसके बाद अस्कनी जो है चिनाब, अस्कनी ध्यान रखिएगा चिनाब, सतुद्री जो है सतलज को, और सदा नीर जो है गंडक को, सदा नीर गंडक को, उसके बाद जो है गोमती जो है गोमल को, गोमती गोमल को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय में। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय में। और वैदिक कालीन देवता के बारे में दिया हुआ है, तो देवता है और एक तरफ संबंध है। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। इंद्र जो है युद्ध का जो है नेता एवं वर्षा का देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच जो है मध्यस्थ थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट वरुण के बारे में दिया है। ये आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता। वरुण आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोशाक एवं ऋतुओं या नैतिक व्यवस्थाओं का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, वरुण को कहा गया है। घौ जो है आकाश का देवता, घौ आकाश का देवता। सोम जो है वनस्पति का देवता, सोम जो है वनस्पति का देवता। उषा जो है भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक, उषा जो है भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक। अश्विन जो है विपत्तियों को हारने वाला देवता, अश्विन जो है विपत्तियों को हराने वाला देवता। पूषण जो है पशुओं का देवता, पूषण जो है पशुओं का देवता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है विष्णु। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत जो है आंधी तूफान का देवता, मरुत जो है आंधी तूफान का देवता। रुद्र जो है आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता, रुद्र जो है आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। नेक्स्ट है दिशा और उनके राजा दिया हुआ है। दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। दिशा पूर्व दिशा में जो है उत्तर वैदिक शब्द था प्राची और राजा था सम्राट। राजा का नाम क्या था? तो सम्राट। पूर्व दिशा में जो है उत्तर वैदिक शब्द था आपको प्राची और राजा का नाम सम्राट था। उसके बाद पश्चिम जो है प्रतीच्य है और राजा का नाम स्वराट है, राजा का नाम स्वराट है। और उत्तर में जो है उदिच्य है और राजा का नाम विराट है। मध्य में जो है राज्य है और राजा। उसके बाद दक्षिण में जो है भोज्य है और भोज। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था, तो लगभग 3000 साल पहले। भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था, तो लगभग 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। अब यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पे दिया था, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अपनी प्रथम उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में ही। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ यहाँ पे दिया हुआ है। संगीतिया समय, स्थान, अध्यक्ष और शासक। तो प्रथम हुआ था समय 483 ईसा पूर्व में, प्रथम 483 ईसा पूर्व में। और स्थान कहाँ था? तो राजगृह, याद रखिएगा राजगृह। और अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और उस समय के शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे,
जो हर्यक वंश के थे, हर्यक वंश के थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय थे आपको 383 ईसा पूर्व, और ये जो है स्थान कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे, तो साबा कामी, यह देखिएगा यहाँ पे दिया है, सब कमीर भी दिया है, सर्वकामी भी दिया है, और लूसेंट में साबा कामी दिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो कौन थे, तो शासक कालाशोक थे। कालाशोक जो है शुंग वंश का, ठीक है, यानी हर्यक वंश, शुंग वंश और नंद वंश, या शिशुनाग वंश भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तृतीय जो है आपको तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस, और शासक अशोक था, मौर्य वंश का शासक अशोक। ठीक है। चतुर्था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में है, कुंडल वन कश्मीर में जगह है। और अध्यक्ष थे आपको वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे, और कनिष्क जो है, कनिष्क वहाँ का शासक था। वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क शासक था। और उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई राजगीर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन से संबंधित परिघटनाएं संबंधित स्थान, तो इसको हम लोग देखते हैं। जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी में, जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। आपको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था सारनाथ में, और निधन हुआ था आपको कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का है, तो पंचम पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का है, तो पंचम पीढ़ी का है। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है। रत्नागिरी पर्वत एवं स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगिरी में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग तो गुप्त काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है गुप्त काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया, धर्मपाल के द्वारा। और विक्रमशिला जो है ये भागलपुर में, ध्यान रखेंगे, और धर्मपाल। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है, तो यहाँ बिहार के वर्तमान बांका में दिया है, तो बांका में नहीं है, भागलपुर में, अभी हमने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। जिले में स्थित था, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, तो ध्यान रखिएगा। जिले में स्थित था, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, यहाँ पे दिया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ठीक है, विकल्प के अनुसार दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था, तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोधिसत्व या पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में।
बोधिसत्व या पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता गुफा में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन। वह बात जो बौद्ध धर्म में तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मदमन जो है समान नहीं है। जैन धर्म के बारे में अब देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, ठीक है, वैशाली में, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थान स्थित है पावापुरी में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थान स्थित है पावापुरी में। नेक्स्ट है आपको 24 जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में ध्यान रखिएगा। एक तरफ तीर्थंकर का नाम दिया है, एक तरफ प्रतीक चिन्ह दिया है। ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, और अभिनंदननाथ का जो है बंदर था, अभिनंदननाथ का जो है बंदर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमितनाथ, 5वें है हमारे सुमितनाथ जो है, ये इनका प्रतीक चिन्ह चकवा था। सुमितनाथ का प्रतीक चिन्ह चकवा था। पद्मप्रभ का जो है प्रतीक चिन्ह कमल था, और सुपार्श्वनाथ का जो है स्वास्तिक था, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था। चंद्रप्रभा का चंद्रमा था। पुष्पदंत का मकर था, पुष्पदंत का मकर था। और शीतलनाथ का जो है कल्पवृक्ष या श्रीवत्स था। और श्रियांसन नाथ का गैंडा था, श्रियांसन नाथ का गैंडा था। और वसुपूज्य का जो है भैंस था, वसुपूज्य का भैंस था, ध्यान रखिएगा। और बिमलनाथ का सुकुर था, बिमलनाथ का जो है सुकुर था, 13वें थे। अनंतनाथ का जो है सेही गरुड़ था, अनंतनाथ का सेही गरुड़ था। धर्मनाथ का जो है वज्र था, धर्मनाथ का वज्र था। शांतिनाथ का हिरण था, और कंथुनाथ का जो है बकरा था। आरनाथ का जो है मछली था, और मल्लीनाथ का जो है कलश था, मल्लीनाथ का कलश था। और मनुसुब्रता का जो है कछुआ था, मुनि सुब्रत का जो है कछुआ था। और नमीनाथ का जो है नीलकमल था, 21वें थे नमीनाथ। और यहाँ से जो है याद रखिएगा। और नेमिनाथ यानी अरष्टी नेमि का जो है शंख था, नेमिनाथ पूछे, नेमिनाथ का अरष्टी नेमि का शंख था। तो यहाँ से आप याद रखिएगा। पार्श्वनाथ जो है सर्प फण दिया हुआ है, यानी सर्प था, पार्श्वनाथ का सर्प था। और महावीर स्वामी का सिंह था, महावीर स्वामी का क्या था, तो सिंह था। तो यहाँ से 22, 23, 24 और नीचे का 3 याद रखिएगा। बाकी देखते हैं आगे। वह स्थान जहाँ महावीर के ज्ञान या कैवल्य प्राप्त किया, तो उसका नाम है आपको जम्बिक ग्राम, ठीक है, जम्बिक ग्राम। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र संबंधित है तो जैन धर्म से। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन संगीतीय के बारे में दिया हुआ है, तो जैन संगीतीय के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और शासक था चंद्रगुप्त। इसमें कार्य 12 अंगों की जो है रचना की गई थी। 12 अंगों की रचना जो है जैन धर्म के पृथक संगीति में जो है किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ध्यान रखिएगा। और पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था। उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा। द्वितीय जो हुआ था 512 में, वल्लभी जगह का नाम है। देवधरणी जो है अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से जो है निर्धारण एवं संपादन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है
तो 14 पूर्व कहलाता है, 14 पूर्व कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान रखिएगा बीपीएससी पूछता है घुमाकर, ठीक है। तो जो इजी लेसन आप सोचेंगे इजी है लेकिन उसको घुमा देगा, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। भगवान महावीर का आरंभिक शिष्य था जमाली था। भगवान महावीर का जो है आरंभिक शिष्य था जमाली था। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक के बारे में थोड़ा सा दे दिया है, तो याद रखिए कुछ भी इसने छोड़ा नहीं है, तो इसलिए जो है बुक महत्वपूर्ण हो जाता है। संप्रदाय और संस्थापक, पशुपत जो है लकुलिस, ठीक है। पशुपत के जो है संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस थे, ध्यान रखेंगे। और लिंगायत के संप्रदाय के जो है संस्थापक थे बसाव थे। लिंगायत के संस्थापक बसाव थे। और नाथ के जो है संस्थापक आपको मत्स्येंद्र नाथ थे, ध्यान रखेंगे। नाथ के जो है मत्स्येंद्र नाथ थे। नेक्स्ट देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का था। और यहाँ से जो है 6ठी सदा ईसा पूर्व राजनीतिक दिशा दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो अजात शत्रु दिया है, ठीक है। अजात शत्रु दिया है कि पाटलिपुत्र बसाया था, ठीक है, लेकिन उदयीन भी हो जाएगा, तो इसमें याद रखिएगा अजात शत्रु है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयीन द्वारा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दे दिया है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयीन द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो राजगिरी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो आपको राजगिरी हो जाएगा वो। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी के 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। महाजनपदों का उदय यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ क्रम दिया हुआ, महाजनपद, राजधानी और वर्तमान स्थिति। अंग की जो राजधानी है चंपा है, और ये भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। अंग की राजधानी चंपा है, भागलपुर मुंगेर बिहार में। अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी या महिष्मती है, ये मालवा मध्य प्रदेश में। अवंती की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन भी बोला जाता है, या महिष्मती है, मालवा या मध्य प्रदेश में। सूरसेन की राजधानी जो है आपको मथुरा में है, ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। सूरसेन की राजधानी मथुरा में, ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश। काशी की राजधानी जो है वाराणसी में, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में।
काशी की राजधानी वाराणसी में और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। कौशल जो है आपको इसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत था, अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में। कौशल जो है राजधानी कौशल का श्रावस्ती या साकेत था, अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ था और आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र में। कुरु का जो है आपको राजधानी इंद्रप्रस्थ था और इंद्रप्रस्थ का नाम आप महाभारत में सुने होंगे। और आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर और क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र। ठीक है। असमक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, असमक का राजधानी था पोटिल या पोतन और ये जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और दक्षिण भारत का यहाँ पे है दक्षिण भारत का जो है एकमात्र महाजनपद है असमक का नाम याद रखिएगा, पोटल या पोतन, गोदावरी नदी के तट पर। नेक्स्ट है चेदी है। चेदी की राजधानी शक्तिमती था और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। चेदी की राजधानी शक्तिमती है और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां है पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिछत्र है, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद। पंचाल की राजधानी अहिछत्र, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। वज्जी की राजधानी जो है आपको वैशाली है और वैशाली दरभंगा आदि के क्षेत्र तथा नेपाल के मिथिला क्षेत्र में आता है। वज्जी जो है वैशाली दरभंगा आदि का क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र आता है। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है, 12वां है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, प्रयागराज इलाहाबाद तथा कौशाम्बी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और प्रयागराज इलाहाबाद तथा कौशाम्बी के आसपास वाला क्षेत्र। मगध जो है, मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी था, पटना, गया, नालंदा, बिहार आदि, जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहारोड़ा, ठीक है, दिया हुआ है। भरतपुर राजस्थान के आसपास है। ये तो विराटनगर का हो गया, थोड़ा सा मैं गलत पढ़ दिया। मगध है गिरिव्रज या राजगिरी, पटना, गया, नालंदा, बिहार आदि में। मत्स्य याद रखिएगा, मात्र एक राजस्थान में मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहारोड़ा तथा भरतपुर। तो विराटनगर राजस्थान का है ये। उसके बाद मल का जो है राजधानी पावा तथा कुशीनार है। मल की राजधानी पावा तथा कुशीनार है और ये कुशीनार देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर तथा नेपाल उत्तर प्रदेश से पड़ता है कुशीनारा। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य तक्षशिला है। पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के जो है पूर्वी क्षेत्र के मध्य ये तक्षशिला है। नेक्स्ट दिया है आपको अंग जनपद की राजधानी थी तो चंपा थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। आजाद शत्रु के वंश का नाम है तो हर्यक वंश है। नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस राजवंश ने शासन किया वो है आपको मौर्य वंश है। नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस राजवंश ने शासन किया वो मौर्य वंश है। मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, जीवक था। मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, जीवक था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, घनानंद। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, घनानंद। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासनिक। यहाँ से मौर्य साम्राज्य आपको आ जाता है। भारत का पहले वैशाल साम्राज्य का स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य का। भारत के पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था तो मौर्य वंश के द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखा दत्त। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने किया था। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया राजनीतिक नीतियों पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। नेक्स्ट है मौर्य राजा जिसने दक्कन की चढ़ाई की थी, तो चंद्रगुप्त। मौर्य राजा जिसने दक्कन की चढ़ाई की थी, तो चंद्रगुप्त। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये था आपका रुद्रदमन एवं जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदमन एवं जूनागढ़ शिलालेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थी, श्रीलंका। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थी, तो श्रीलंका था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति है एक तरफ और एक तरफ कार्य है, ठीक है। तो प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प का कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख था आपको। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की देखभाल। और पंचम समिति निर्मित वस्तुओं का क्रय का निरीक्षण। षष्ठम समिति बिक्री कर वसूल करना। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष का नाम दिया है। पुरोहित जो है प्रमुख थे धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। युवराज जो है प्रमुख थे राजपुत्र थे। युवराज राजपुत्र थे। और सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रबंधन थे। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान थे। और सम्हारता जो है राज्य के करों का संग्रह करता था। सम्हारता राज्य के करों का संग्रह करता था। और सन्निधाता का जो है राजकीय कोषा का अध्यक्ष था। सन्निधाता राजकीय कोषा का अध्यक्ष था। और लक्षाणाध्यक्ष जो है मुद्रा जारी करना था। लक्षाणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना का प्रमुख था। आकाराध्यक्ष जो है खानों का अध्यक्ष था। आकाराध्यक्ष जो है खानों का अध्यक्ष था। प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश या कमिश्नर था। और प्रणध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष था। प्रणध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष था। सीताध्यक्ष जो है राज्य के कृषि विभाग के अध्यक्ष हैं। और व्यवहारिक जो है धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश है। करमंतिका जो है उद्योग एवं वाणिज्य के अध्यक्ष हैं। करमंतिका जो है उद्योग एवं वाणिज्य के अध्यक्ष हैं। दंडपाल जो है पुलिस अधिकारी हैं। दंडपाल पुलिस अधिकारी हैं। विविताध्यक्ष जो है चारागाह प्रमुख है। विविताध्यक्ष चारागाह प्रमुख है। नेक्स्ट देखते हैं आपको अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक हैं। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। सुनाध्यक्ष जो है बुचड़खाना का प्रमुख। सुनाध्यक्ष बुचड़खाना का प्रमुख। और गणिकाध्यक्ष जो है वेश्वाओं का प्रमुख था। गणिकाध्यक्ष वेश्वाओं का प्रमुख। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभी सभा जो है जिस नगर में आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जिस नगर में आयोजित की गई पाटलिपुत्र था। अशोक के अधिकांश शिलालेख में प्रयुक्त प्रमुख भाषा था प्राकृतिक था। अशोक के अधिकांश शिलालेख में प्रयुक्त प्रमुख भाषा था तो प्राकृतिक था। वह महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है तो ये गांधार हो जाएगा। वह महाजनपद जो भारत का वर्तमान में हिस्सा नहीं है तो गांधार हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया तो रोमिला थापर ने अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया था रोमिला
थापर ने, रोमिला थापर ने। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो 15 वर्ष की आयु में। महावंश के अनुसार बिंबिसार जो है 15 वर्ष की आयु पे सिंहासन पर बैठा था। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समितियां दिया हुआ है। प्रथम समिति जल सेना से संबंधित थी, दूसरी समिति रसद सामग्री के प्रदान से संबंधित थी, और तृतीय समिति जो है पैदल सैनिकों की देखरेख से संबंधित थी। चतुर्थी समिति अश्वरोही सेना की देखरेख से था, और पंचम समिति गज सेना का प्रबंधन था, और षष्ठम समिति जो है रथ सेना का प्रबंधन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण दिया है। एक तरफ शासक अधिकारी दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य अधिकारी था पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य अधिकारी था पुष्यगुप्त, ठीक है। और ध्यान रखिएगा शासक रुद्रदमन जो है अधिकारी था सुभिशाक। अशोक के समय में तुसाप जो है, और शासक स्कंदगुप्त जो है प्राणदत्त तथा उसका पुत्र चक्रपालित था। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी तो खरोष्टी कहलाती थी। दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी कहलाती थी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी था। नेक्स्ट देखते हैं, केवल वह लघु शिलालेख जिसके में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, तो भाब्रू या बैराठ। केवल वह लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, तो भाब्रू या बैराठ। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज दूत था तो सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज दूत था, सेल्यूकस का था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जितने श्रेणियों में विभाजित किया है, तो 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जितने श्रेणियों में विभाजित किया है, तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, तो इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, तो इंडिका है। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक दिया हुआ है, यहाँ पे धर्म प्रचारक है और क्षेत्र है। सोन एवं उतारा स्वर्णभूमि वर्मा है। सोन एवं उतारा जो है स्वर्णभूमि वर्मा है। महेंद्र एवं संघमित्रा जो है श्रीलंका गए थे। महेंद्र एवं संघमित्रा जो है श्रीलंका में प्रचार किए थे, ध्यान रखेंगे। और पज्झांतिकी जो है कश्मीर और गंधार में प्रचार किया था। पज्झांतिक जो है कश्मीर और गंधार में प्रचार किया था। महारक्षित जो है यवन राज्य में प्रचार किया था। महारक्षित जो है यवन राज्य में प्रचार किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला में था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अब यहाँ से जो है मौर्योत्तर काल के बारे में दिया हुआ है, मौर्योत्तर काल। तो आइए देखते हैं। जिस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम
की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़। जिस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदमन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां से है पुष्यमित्र शुंग, मीनांडर, बिम्बकड, फिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बिम्बकडफिसेस ने। पुष्यमित्र शुंग, मीनांडर, बिम्बकडफिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो बिम्बकडफिसेस का नाम याद रखिएगा, ये है। शुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज्य किया वो था तो कौरव या कौरव वंश। शुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज्य किया तो कण्वा या कौरव वंश। नेक्स्ट है प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंश। एक तरफ जो है आपको पुराण दिया हुआ संबंधित वंश है। विष्णु पुराण से जो है संबंधित है मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आद्य सातवाहन तथा शुंग वंश। मत्स्य पुराण आद्य सातवाहन और तथा शुंग वंश। वायु पुराण जो है गुप्त वंश। वायु पुराण गुप्त वंश। और कला की गंधार शैली फली फूली तो कुषाणों के समय में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हाथी गुफा लेखा के साथ। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हाथी गुफा लेखा के साथ उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे हाथी गुफा। दशरथ बृहद्रथ खारवेल और हविष्य के राजाओं ने में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था तो खारवेल का। दशरथ बृहद्रथ खारवेल और हविष्य के राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था तो खारवेल का ज़्यादा था, ध्यान रखेंगे। उड़ीसा का जो है शासक है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कलिंग नरेश से खारवेल का संबंध था, ध्यान रखेंगे। कलिंग उड़ीसा की जो है राजधानी था कलिंग। और तो ये वहाँ का जो है महामेघवान वंश चेदी वंश से है। कलिंग नरेश खारवेला का संबंध महामेघवान वंश या चेदी वंश से है, ध्यान रखेंगे। चेदी वंश या महामेघवान वंश। नोट, पेरिपल्स मारिस एरिथ्राई या ब्याज अराउंड एरिथियन सी, ठीक है, एक आनाम ग्रीक बोलने वाला व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में लगभग 85 ईसा पूर्व में लिखी गई। इस विल्फ्रेड एच स्टाफ द्वारा पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, ध्यान रखिएगा, के रूप में जो है अनुवादित किया गया है। यहाँ से आपको गुप्त युग, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में दिया है। तो देखते हैं हम लोग, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। चीन स्रोतों के अनुसार श्रीलंका का शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था तो समुद्रगुप्त के पास। चीन स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था तो वो समुद्रगुप्त था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसे हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त के समय में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त टू में। उसके बाद यहाँ पे संप्रदाय मत एवं संस्थापक दिया हुआ है। संप्रदाय है 10 नामी, मत था अद्वैतवाद और आदि शंकराचार्य संस्थापक थे। 10 नामी, मत अद्वैतवाद, आदि शंकराचार्य। वैष्णव संप्रदाय का मत था विशिष्टाद्वैतवा, रामानुज। ब्रह्मदैत्य का जो है अनंत तीर्थ या माधव था।
रुद्र शुद्धत्व का जो है बल्भाचार्य विष्णु स्वामी था। सनक का दैत्याद्वैत जो है निम्बार्क थे। ध्यान रखेंगे, सनक का दैत्याद्वैत निम्बार्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नोट के रूप में यहाँ पे दिया है, गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिपित था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, कांबे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय में सूर्यास्त होता था। तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त एवं वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट ने कहा था। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो गुप्त काल, नगरों का क्रमिक पतन इस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता था गुप्त काल का। जिस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था वो गुप्त वंश है। जिस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था तो गुप्त वंश। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। तो भानुगुप्त एवं एरण स्तंभ अभिलेख में इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। तो भानुगुप्त एवं एरण स्तंभ लेख में उत्तर काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए। तो सातवाहन के द्वारा जारी किया गया था शीशे के सिक्के। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। बाबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई। तो खारवेल द्वारा। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई खारवेल के द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का जो है छठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। किस प्रकार की भूमि को अपराहर्त कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। किस प्रकार की भूमि को अपराहर्त कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। चीनी यात्री सुंग युग ने भारत की यात्रा की थी। तो 518 में चीनी यात्री सुंग युग ने भारत की यात्रा की थी। तो 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया था तो हेनसंग ने आया था। हर्षवर्धन के समय भारत आया था हेनसंग ने आया था। अब यहाँ पे दिया है प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। बरकरी के संस्थापक थे नामदेव। बरकरी के संस्थापक नामदेव थे। धरकरी के संस्थापक रामदास था। धरकरी के संस्थापक रामदास था। श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज थे। श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज थे। परमार्थ का संस्थापक रामदास था। परमार्थ का संस्थापक रामदास था। रामावता का संस्थापक रामानंदन था। आजीवक का जो है संस्थापक आपको नंदवंश तथा किस समकक्ष वास्तविक संस्थापक दिया है? आजीविका। अच्छा, मोगलीपुत्र तीस दिया है। आजीविका का संस्थापक जो है मोगलीपुत्र तीस या गौसल थे, ध्यान रखिएगा। नंदवंश तथा किस समकक्ष वास्तविक संस्थापक मोगलीपुत्र या गौसल था, लेकिन ये याद रखिएगा नंदवंश तथा किस समकक्ष दिया हुआ है आजीविका का। यद्रक्षवाद का जो संस्थापक आचार्य अजित केशक बलि थे। यद्रक्षवाद का जो है आचार्य अजित केशक बलि थे। भौतिकवादी का जो संस्थापक पकुधकचायन थे। घोर अक्रियवादी का संस्थापक पूर्ण कश्यप था। घोर अक्रियवादी का संस्थापक पूर्ण कश्यप था। अनिश्चयवादी का संस्थापक संजय बेटलिपुत्र था। अनिश्चयवादी का संस्थापक संजय बेटलिपुत्र था। फिर दिया है योग, न्याय, संख्या और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वैशेषिक ने किया था। योग, न्याय, संख्या और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वैशेषिक ने किया था। वर्धन राजवंश का स्थापना किया था पुष्यभूति ने।
वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखा था। कवि बाण निवासी था, तो ये आपको पृथ्वीकूट गांव बिहार का। कवि बाण निवासी था तो पृथ्वीकूट गांव बिहार का। ये देखते हैं, तो यहाँ से है। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसंग ने किया था। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत का यात्रा किया था? तो हेनसंग ने किया था। हेनसंग की भारत यात्रा के समय में सूती कपड़े का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था तो मथुरा था। हेनसंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। नेक्स्ट, गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश दिया है। एक तरफ राजवंश है, स्थान है, प्रमुख शासक है। परावर्ती गुप्त जो है स्थान मगध, महासेन गुप्त था। परावर्ती गुप्त राजवंश मगध, महासेन गुप्त था। पुष्यभूति अथवा, ठीक है, था, उसका स्थान था थानेश्वर था। पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन या राज्यवर्धन था, ठीक है, या वर्धन वंश अथवा वर्धन वंश, पुष्यभूति अथवा वर्धन हर्षवर्धन था, ध्यान रखेंगे। मैत्रक वंश जो है वल्लभी भट्टाचार्य धर्मसेन चतुर्थ था। मौखरी जो है कन्नौज हरिवर्म ईश्वरनम सर्वम था। चंद्रवंश जो है बंगाल शशांक था। चंद्रवंश बंगाल शशांक था। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था। चीनी यात्री हेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था तो मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्तियाँ किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला की। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला की हैं। यहाँ से है आपका दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। 9वीं शताब्दी में चोल वंश का पुरात्थान हुआ था विजययाल द्वारा। 9वीं शताब्दी में चोल वंश का जो है पुरात्थान हुआ था विजययाल द्वारा। वह भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था तो चोल था। वह भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था तो चोल था। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ तो कंदम का नहीं हुआ। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था तो कंदम का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उरैयूर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण भारत के संगम दिया है, प्रथम संगम और द्वितीय संगम और तृतीय संगम। केंद्र मदुरई, कपाटपुरम जो है आपको उत्तरी मदुरई। अध्यक्ष अगस्त्य थे और अगस्त्य बाद में नक्कीर जो है और तोल्काप्पियर हुए। सदस्यों की संख्या जो है 540 और उसके बाद 49, उसके बाद 49 ग्रंथ उपलब्ध है। तोल्काप्पियम और एतुतर्ग 8 गीता, पदुपुत 10 गीता, परिपादल आदि। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो चेर ने किया था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? चेर ने किया। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं तो गोपुरम में। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार कहलाते गोपुरम में। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है तो एकम्बरेश्वर मंदिर में। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, एकम्बरेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ जीएस रिवीजन दिया है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और लास्ट पेज है प्राचीन भारत का। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजाराज फर्स्ट ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजाराज फर्स्ट ने। प्रमुख राजवंश एवं संबंधित राजधानियाँ 2019 में। राष्ट्रकूट की राजधानी मालखेड़ मानीखेत था।
पांड्य की राजधानी मदुरई था। चोल का राजधानी तंजौर था। होयसाल की राजधानी हेलीवीड था। प्रारंभिक राजधानी बेलुरु है। प्राचीन साहित्य में साहित्यकार देखते हैं हम लोग। मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त थे। कुमार संभव या महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम था रजत रंगनी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम था रजत रंगनी। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी कमंडक के द्वारा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी कमंडक के द्वारा। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र का जन्म कहानी है कार्तिकेय में। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र का जन्म कहानी है कार्तिकेय में। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारवी ने लिखा था। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारवी ने लिखा था। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं तो भास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने। विद्वान एवं संबंधित विद्या है आपको चरक चिकित्सा के थे। ब्रह्मगुप्त गणित के। वाराहमिहिर ज्योतिष के। विशाखादत्त नाटककार था। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी में दिया है। तम्रपात लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा समुद्रा से था। ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो ये जावा सुमात्रा से है। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था तो ये था आपको बलपुत्र देव था। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था तो बालपुत्र देव था। बालपुत्र देव I64 में आया हुआ है। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबरदई। पृथ्वीराज रासो के लेखक आपको चंद्रबरदाई थे। अदंतपुरी शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित था तो बिहार में। अदंतपुरी शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित था बिहार में। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबदीन था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबदीन था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कर्नाट वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। तो यहाँ तक रहा दोस्तों मध्य भारत प्राचीन भारत। अब हम लोग जो है मध्य भारत देखेंगे कल से। तो इसको आप लोग जो है 3 बार आज रिवीजन कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। लुसेंट पढ़ते रहिए और इसमें से जो नया शब्द मिला उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।